गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो पाठ चल रहा था प्राकृतिक आपदा, उसमें अपन ने पहली आपदा जो है भूकंप के बारे में चर्चा की थी। आज अपन जो है दूसरी आपदा जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है सुनामी। सुनामी वो है जो समुद्र में उठने वाले तेज़ तूफ़ान होते हैं, लहरें जिसमें तेज़ गति से आती है। अगर इनकी गति तीव्र होती है बच्चों, तो पता है आपको ये बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो क्या होता है सुनामी, वो अपन इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। सुनामी भूकंप के बाद का जो है लगभग ये जो है सबसे प्रमुख और सबसे खतरनाक शायद ये आपदा मानी जाती है। भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है। यानी कभी कभार जब भूकंप बड़े बड़े महासागरों में कोई भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उनके हलचलों से धरातल में जो हलचल पैदा होती है और महासागरीय जल का अचानक विस्थापन हो जाता है। और जो समुद्रों का जो जल होता है बड़े बड़े महासागरों का, वो क्या है, एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाते हैं। परिणाम स्वरूप जो होता है ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें पैदा होती है। उन्हें सुनामी या बंदरगाह लहरें या भूकंपीय समुद्री लहरें कहा जाता है। अब देखो बच्चों, समझना, सपोज करो ये समुद्र है। इस समुद्र के अंतर्गत कभी कभार जब भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट होता है यहाँ पे, तो यहाँ विस्फोट होने से जो समुद्र का पानी है वो या तो इस तरफ खिसक जाता है या इस तरफ विस्थापन हो जाता है। विस्थापन यानी इधर उधर खिसक जाता है। जब पानी इधर उधर खिसकता है तो क्या होता है बच्चों, पानी के खिसकने से समुद्रों में जो है बहुत खतरनाक टकराव होता है। लहरें जो होती है, ये लहरें जो चलती है पानी की, ये खतरनाक टकराव की वजह से एक भयानक रूप विस्फोट होता है और बड़ी बड़ी लहरें या ऊर्ध्वाधर यानी ऐसे पानी खड़ी लहरों के रूप में उठता है और तटीय क्षेत्रों में भारी नुकसान पहुंचाता है। ये वाला कहलाता है बच्चों सुनामी। सामान्यतः शुरू में सिर्फ एक ऊर्ध्वाधर तरंग ही पैदा होती है, यानी सबसे पहले तो एक खड़ी जो है लकीर होती है वही पैदा होती है, पर कालांतर में जल तरंगों की एक श्रृंखला बन जाती है। क्योंकि प्रारंभिक तरंग की उच्च शिखर और नीची गर्त के बीच जल अपना स्तर बनाए रखने की कोशिश करता है, पर धीरे धीरे जो है ये लहरें जो है बड़ा गुच्छा सा ले लेती है, रूप बड़े गुच्छे का रूप ले लेती है, जो बहुत भयानक नुकसान पहुंचाती है। महासागर में जल तरंग की गति जल की गहराई पर निर्भर करती है। इसकी गति उथले समुद्र में ज़्यादा और गहरे समुद्र में कम होती है। अब जो जल तरंग की गति होती है, कितनी गति करता है, अगर कोई महासागर जितना गहरा है तो वहाँ पे जो है स्पीड कम होगी, और जो महासागर या समुद्र जितना कम उथला यानी कि जितना कम गहरा होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पे लहर तरंगों की स्पीड होगी। तटीय क्षेत्रों में ये तरंगें ज़्यादा प्रभावी होती है और व्यापक नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए समुद्र में जलपोत पर सुनामी का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि बड़े बड़े सागरों महासागरों में अगर सुनामी आती है तो कोई नुकसान नहीं होता है। समुद्र के आंतरिक गहरे भाग में तो सुनामी महसूस भी नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गहरे समुद्र में सुनामी की लहरों की लंबाई अधिक होती है और ऊंचाई कम होती है। इसीलिए समुद्र के इस भाग में सुनामी जलपात को 1 या 2 मीटर तक ही ऊपर उठा सकती है। यानी कि समुद्र अगर गहरे है बच्चों तो सुनामी का नुकसान जो है बहुत कम होता है, पर कोई समुद्र ऐसा है जो मतलब ज़्यादा गहरा नहीं है तो वहाँ सबसे ज़्यादा जो है सुनामी का नुकसान देखने को मिलता है। इसके विपरीत जब सुनामी उथले समुद्र में यानी कि कम गहरे समुद्र में प्रवेश करती है तो इसकी तरंगे लंबाई कम होती चलती जाती है, समय वही रहता है और तरंग की ऊंचाई बढ़ती जाती है। कई बार तो इसकी ऊंचाई जो है 15 मीटर या उससे भी अधिक हो सकती है, जिससे तटीय क्षेत्र में पोषण विध्वंसक होता है। इसलिए उन्हें उथले जल की तरंग भी कहा जाता है। सुनामी आमतौर पर प्रशांत महासागरीय तट पर, जिसमें अलास्का द्वीप, जापान, फिनलैंड, दक्षिणी पूर्वी एशिया के दूसरे द्वीप, इंडोनेशिया और मलेशिया तथा हिंद महासागर के म्यांमार, श्रीलंका और भारत के तटीय क्षेत्रों में ज़्यादा आती है। तो बच्चों ये क्षेत्र वो है, यहाँ पे एक बार वापस देखना, जहाँ पे सुनामी जो लहरें ज़्यादा आती है उसमें भारत का क्षेत्र भी है, अलास्का, जापान, यानी कि वे सभी क्षेत्र जो ज़्यादातर समुद्र के किनारे हैं वहाँ पे इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है।
अगली वीडियो में मैं नक्शे या मानचित्र के जरिए भी आपको बता दूंगा कि ये क्षेत्र सुनामी क्षेत्र कौन कौन सा है। इससे पहले एक चित्र देखो बच्चों, इस चित्र में सुनामी प्रभावित क्षेत्र बताया है। आप देख सकते हो कि किस प्रकार जो है पूरा क्षेत्र तहस नहस हो चुका है। आगे देखना, तट पर पहुंचने पर यानी समुद्र के किनारे जब ये लहरें पहुंच जाती है, सुनामी तरंगें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त करती है, यानी कि इनकी तरंगों की गति जो है बहुत तीव्र हो जाती है और समुद्र का जल तेज़ी से तटीय क्षेत्रों में घुस जाता है। तटीय क्षेत्रों के अंदर तीव्र गति से ये पानी जो होता है वो प्रवेश कर जाता है और बंदरगाह, शहर, कस्बे और अनेक प्रकार के ढांचे, इमारतें और बस्तियों को तबाह कर देता है। कुछ ही समय में देखते ही देखते तट वाले सभी जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सबको तबाह करके रख देता है। चूँकि विश्व भर में तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या सघन है, यानी ज़्यादा संख्या रहती है और ये क्षेत्र बहुत सी मानवीय गतिविधियों के केंद्र भी है, अतः यहाँ दूसरी प्राकृतिक आपदा की तुलना में सुनामी लहर जो होती है अधिक जन और माल का नुकसान पहुंचाती है। सुनामी से हुई बर्बादी का अनुमान आपकी पुस्तक भूगोल में प्रायोगिक भाग में आपको दिखा दिया जाएगा। वहाँ एक और किताब बच्चों उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी प्रभाव को कम करना कठिन है, क्योंकि इसके आने के नुकसान का पैमाना बहुत बृहद होता है। इससे होने वाले नुकसान का जो पैमाना होता है, नुकसान का पैमाना वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। किसी अकेले देश या सरकार के लिए सुनामी जैसी आपदा से निपटना संभव नहीं है, अतः इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया जाना अति आवश्यक है। सुनामी से किसी एक देश या एक सरकार के बस की बात नहीं है सुनामी से जो लड़ाई कर सके। इसके लिए ज़रूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया जाए। जैसा कि 26 दिसंबर अंडरलाइन कर लेना, 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी के समय किया गया था, जिसके कारण 3 लाख से अधिक लोगों की जान से हाथ धोना पड़ा था। इस सुनामी आपदा के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी सत्र में शामिल होने का फैसला लिया है, यानी भारत ने निर्णय लिया है कि हमें सुनामी से आने वाले जो है सत्र में शामिल होना है। तो ये थी बच्चों सुनामी लहर। अब सुनामी से जुड़ता हुआ एक और अगला अपना जो है प्राकृतिक आपदा छोटा सा उसको देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, यानी कि गर्मियों में जो समुद्रों के अंदर बड़े बड़े तूफान, पानी जब गोल चक्र के रूप में ये इस प्रकार जब चक्कर लगाता है पानी, तो उससे जो लहरें उठती है बच्चों वो कहलाता है चक्रवात। क्या कहलाता है? चक्रवात। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में भी पढ़ लेते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र और 30 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। ये आमतौर पर 500 से 1000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ होता है। इसकी ऊंचाई ऊर्ध्वाधर 12 से 14 किलोमीटर हो सकती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात या प्रवजन एक ऊष्मा इंजन की तरह होते हैं, जिससे ऊर्जा प्राप्त समुद्री सतह से प्राप्त जल वाष्प की सघन प्रक्रियाओं में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों में मतभेद है। इसकी उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित परिस्थितियां जो है होना आवश्यक है। पहला, क्या क्या चीज़ें होगी तब जो चक्रवात आते हैं? लगातार और पर्याप्त मात्रा में उष्ण एवं आर्द्र वायु की सतत उपलब्धता, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में गुप्त ऊष्मा निर्मित हो। तीव्र कोरियोलिस बल जो केंद्र के निम्न वायुदाब को भर न दे, तो निम्न वायुदाब होना जरूरी है। सौरमंडल में अस्थिरता, जिससे स्थानीय स्तर पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाते हैं। इन्हीं के चारों ओर चक्रवात भी विकसित हो जाते हैं। चौथा, मजबूत ऊर्ध्वाधर वायु फोन की उपस्थिति, जो नम और गुप्त ऊष्मा युक्त वायु के ऊर्ध्वाधर बहाव का अवरोध करने लगते हैं। तो ये था हमारा चक्रवात जो समुद्र के अंतर्गत उत्पन्न होता है। ये भी समुद्र तटीय क्षेत्रों में बहुत भारी नुकसान पहुंचाता है, पर उतना नहीं जितना सुनामी पहुंचाता है। बाकी की बची हुई आपदाएं अपन अगली वीडियो में करेंगे।